हेलो। आप सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। आप सबका पुनः एक बार स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर कौफिंद इंडियन हिस्ट्री में। और आज की टॉपिक है अली वर्दी खां का बंगाल में उत्तराधिकारी, उसका नाती सिराजुद्दौला उर्फ मिर्ज़ा मुहम्मद। मात्र 1 वर्ष के शासनकाल 1756 से 1757 रहा और सिराजुद्दौला का शासन समाप्त होना और भारत में ब्रिटिश कंपनी का शासन शुरू होना एक ही बात आती है, यानी कि प्लासी युद्ध सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुआ था। सिराजुद्दौला जो मिर्ज़ा मुहम्मद के नाम से, जैसा कि मैंने उल्लेख किया, 1756 और 1757 ये 1 वर्ष का इसका शासनकाल है। 10 अप्रैल 1756 को जब ये बंगाल के नवाबी पद पर बैठा तो अपने आप में एक बहुत कड़क नवाब था। कड़क का सेंस यहाँ यह है कि बहुत अनुशासन प्रिय था, जिसे 2 तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, एक आंतरिक, दूसरे बाह्य। आंतरिक अपने मौसी का, घसीटी बेगम का, पूड़िया के शौकत जंग का और अली वर्दी खां के दामाद मीर जाफ़र का, और बाह्य में ईस्ट इंडिया कंपनी का। आइए पहले हम आंतरिक चलते हैं कि किन किन आंतरिक समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके लिए जिन ला जैसे राइटर ने कहा है सिराजुद्दौला के संदर्भ में कि वह न केवल विभिन्न प्रकार के व्यभिचारों के लिए, अपनी क्रूरता के लिए भी विख्यात था, यानी हर कोई सिराजुद्दौला के नाम से कांपता था। यानी एक तरह से बहुत क्रूर शासक के रूप में माना जाता है सिराजुद्दौला का शासनकाल। सिराजुद्दौला के राजगद्दी के जो प्रतिद्वंदी थे उनमें सबसे पहले हम पूड़िया के नवाब शौकत जंग का उल्लेख करना चाहेंगे। ये शौकत जंग उसका चचेरा भाई था, यानी कि उसके मौसी का बेटा था। सिराज की मौसी घसीटी बेगम थी और उनका सेनापति अली वर्दी खां का दामाद मीर जाफ़र था। यही सब लोग मिल करके सिराजुद्दौला के विरुद्ध आए दिन षड्यंत्र करते थे, क्योंकि सिराजुद्दौला अली वर्दी खां का पुत्र नहीं बल्कि पुत्री का पुत्र, यानी कि नाती था। अपने विरोधियों के दमन के लिए सिराजुद्दौला ने सबसे पहले मौसी घसीटी बेगम को बंदी बनाया और उसके बाद सेनापति मीर जाफ़र को जब हटा दिया उसकी जगह से, तो उस जगह पर मीर मदान को नियुक्त किया और मीर मोहन नामक एक कश्मीरी युवक को इतना अधिकार दे दिया कि वह प्रधानमंत्री जैसा व्यवहार करने लगा था। यही मीर मदान और मोहनलाल 2 ऐसे स्वामी भक्त व्यक्ति का नाम आता है जो वास्तव में प्लासी युद्ध में युद्ध किए थे, विश्वासघात नहीं। बहरहाल 1756 में जब सिराज ने पूड़िया के शौकत जंग को दमन करने के लिए स्वयं नेतृत्व संभाला, इसको हम इतिहास में मनिहारी युद्ध के नाम से जानते हैं। यानी मनिहारी युद्ध कब और किसके बीच में हुआ? तो अक्टूबर 1756 में सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था और पूड़िया के शौकत जंग के बीच में संपन्न हुआ, जिसमें कि शौकत जंग न केवल पराजित हुआ बल्कि उसकी हत्या कर दी गई। तो यह घटना है मनिहारी युद्ध का। इस तरह से पूड़िया के शौकत जंग से मुक्ति पाया सिराजुद्दौला ने। फिर धीरे धीरे अपने सभी विरोधियों पर वह नियंत्रण करने में सफल रहा, लेकिन यह अस्थायी नियंत्रण नहीं हो सका। इसी समय सिराजुद्दौला को मुगल बादशाह आलमगीर द्वितीय से एक फरमान मिला था, जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर उसके सूबेदारी का अनुमोदन कर दिया गया था। एक तरह से उस समय इतने कमज़ोर मुगल बादशाह केंद्र में थे कि वो केवल अनुमोदन कर सकते थे, वो कुछ और करने की स्थिति में ही नहीं थे। तो सिराज के का अब चलते हैं बाहर की तरफ, यानी कि अपनी राजघराने से बाहर ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर, कि अंग्रेज़ों के साथ उसके कड़वाहट के कौन कौन से कारण थे जिससे कि बंगाल की नवाबी भी गई और बंगाल में कंपनी शासन की स्थापना भी हो गई। तो उन कारणों में जो महत्वपूर्ण ये था कि अंग्रेज़ों द्वारा नवाब की सत्ता का बराबर अवहेलना किया जाता था, यानी कि जो भी आदेश करता था नवाब उसे फ्रांसीसी तो मान लेते थे, लेकिन अंग्रेज़ उसको नहीं मानते थे, जैसे किलेबंदी वगैरह करना, बहुत सी चीज़ें आती थी उसमें। तो एक अवहेलना, यानी कि अंग्रेज़ों द्वारा नवाब की आज्ञा का अवहेलना। दूसरे, ऐसे लोगों को मिला लिया जो नवाब के प्रतिद्वंदी थे, यानी कि मीर जाफ़र,
और उनके साथ षड्यंत्र करने लगा मिलकर के अंग्रेज़। यही कारण था कि सिराज और अंग्रेज़ों के बीच कटुता बढ़ती चली गई। एक और कारण था कि जब नवाब राज्यारोहण अपना कराया था अप्रैल 1756 में, समय 10 अप्रैल 1756 का है, उस समय कंपनी उचित व्यवहार या सम्मान उनको नजराना के रूप में भेंट नहीं किया था, उसकी भी नाराज़गी थी सिराजुद्दौला को। एक और कारण मिलता है जिसमें कि नवाब को कंपनी के द्वारा जब कासिम बाजार फैक्ट्री के निरीक्षण की अनुमति नहीं मिला था, यानी कि वो निरीक्षण करना चाहते थे और कंपनी ने ऐसा करने से मना कर दिया था। ऐसे में नवाब की अनुमति के बिना फोर्ट विलियम की किलेबंदी भी कर डाली थी अंग्रेज़ों ने। ये भी उनके लिए बहुत असहनीय बात थी। और एक दो कारण में लेते हैं कि फर्रुखसियर ने एक व्यापारिक फरमान भी दिया था जिसको कि दस्तक या फ्री पास कहा जाता था। 1717 की ये घटना है। और ये था कि भाई आप टैक्स फ्री व्यापार करें, लेकिन अंग्रेज़ों के लिए था। उसका दुरुपयोग अंग्रेज़ों ने शुरू कर दिया, यानी कि दस्तक को बेचना भी शुरू कर दिया था भारतीय व्यापारियों को। एक आध कारण और लेते हैं कि जो नवाब के शत्रु थे घसीटी बेगम के दीवान राजबल्लभ के पुत्र कृष्ण बल्लभ को अंग्रेज़ों ने अपने यहाँ शरण दे रखी थी। और कृष्ण बल्लभ की जब डिमांड किया, मांग किया ये सिराजुद्दौला ने कि उसे वापस कर दिया जाए, तो अंग्रेज़ों ने धृष्टता दिखाते हुए कृष्ण बल्लभ को कलकत्ता भेज दिया, लेकिन वापस नहीं किया। ऐसे तमाम कारण थे जिनके चलते सिराजुद्दौला का अंग्रेज़ों से दिन प्रतिदिन कड़वाहट बढ़ता चला गया। इसी बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है दस्तक, जिसको हम फ्री पास कहते हैं। ये वास्तव में दस्तक क्या था, इस पर थोड़ी सी प्रकाश डाली जाए। ये कर मुक्त व्यापार करने का एक परमिट होता था, एक लाइसेंस होता था। और इसी को मुग़ल बादशाह 1717 में, फर्रुखसियर जिनका नाम था मुग़ल बादशाह का, 1717 में 3000 रुपये टैक्स लेकर के, वार्षिक टैक्स लेकर के अंग्रेज़ों को ये अधिकार दे दिया कि वो बंगाल से, बिहार से और उड़ीसा से मुक्त व्यापार कर सकता है। इसी टैक्स फ्री व्यापार वाले कार्ड को, पास को दस्तक का नाम दिया गया था, लेकिन ये केवल बाहरी व्यापार के लिए दिया गया था। इसका दुरुपयोग अंग्रेज़ों ने आंतरिक व्यापार में भी करना शुरू कर दिया। और ये दस्तक पास करने का अधिकार अंग्रेज़ी फैक्ट्री के अध्यक्ष को दिया जाता था कि वही कलकत्ता का जो अंग्रेज़ फैक्ट्री का अध्यक्ष होता था वही दस्तक जारी करता था फर्रुखसियर के नाम। तो इसमें दो तरह के कंपनी कर्मचारियों को लाभ मिलने लगा। पहला तो ये कि दस्तक के बिना टैक्स दिए वो व्यापार करने लगे। भाई दस्तक रखे हैं तो वो शहंशाह हैं बंगाल में, उनको नवाबी अधिकार मिल गए, व्यापार में कुछ भी नहीं देंगे टैक्स, व्यापार करेंगे खुल्लम खुल्ला। और दूसरा वे कि ये दस्तक अपने भारतीय मित्रों को भी बेच देते थे पैसा कमाने के लिए, कि भाई भारतीय मित्रों को इसलिए बेच देते थे कि भाई तुम्हें अगर 100 रुपया टैक्स देना है तो तुम मुझे 50 रुपये दे दो, तुम्हारे 50 रुपये बच गए, अब तुम दिखा करके इस पास को अपना व्यापार करो। तो इस तरह से डबल नुकसान होने लगा, दोहरा नुकसान होने लगा नवाब को, सिराजुद्दौला को। ये दस्तक बाद में जाकर के कार्नवालिस का समाप्त होता है। इन्हीं सब घटनाओं से नाराज सिराजुद्दौला ने मई 1756 में कासिम बाजार पर आक्रमण कर दिया था और 15 जून 1756 को स्वयं उसने नेतृत्व संभाला। कलकत्ता का गवर्नर घबरा गया, जिनका नाम था ड्रेक, गवर्नर ड्रेक। उसने कलकत्ता सौंप दिया मिस्टर हॉलवेल को, जो एक कंपनी का कर्मचारी था। और उसके बाद गवर्नर ड्रेक फुल्टा द्वीप में जाकर छुप गया। किससे डर करके? सिराजुद्दौला से। इसी के बाद मिस्टर हॉलवेल आराम से आत्मसमर्पण कर देता है, क्योंकि उसे युद्ध तो करना नहीं था। इसी घटना के बाद एक घटना और आती है जो बादशाह को बदनाम करने के लिए इतिहास में झूठी कहानी के तौर पर आज भी चिपकाई गई है, जिसका नाम है ब्लैक होल या काल कोठरी की घटना। यह बात है 20 जून 1756 की, जब फोर्ट विलियम के पतन के बाद सिराजुद्दौला ने बंदी बनाया लगभग 146 लोगों को, जिसमें बूढ़े, बच्चे और महिलाएं भी थीं। उसने एक घुटन भरे कमरे में 146 लोगों को रात भर के लिए बंद कर दिया। बात है 20 जून 1756 का। और उस कमरे की साइज थी 18 फुट लंबा और 14 फुट 10 इंच चौड़ा।
कोई भी सामान्य व्यक्ति इस बात को समझ सकता है कि 18 फुट बाई 14 फुट के कमरे में 146 लोग नहीं आएंगे। क्या वो बांस के खपच्चियों से भी पतले थे क्या? लेकिन इतिहासकार हॉलवेल के शब्दों में कि ऐसा हुआ, 146 में से रात भर दम घुटने के कारण सुबह 123 मर गए और 23 जिंदा बचे। उसी में मैं हूँ, यानी हॉलवेल स्वयं कहता था कि उसी में मैं भी एक हूँ। ऐसा वो अपनी पुस्तक द अलाइव द वंडर में लिखा है। यानी एक तरह से बादशाह को, नवाब को बदनाम करने के लिए घटना गढ़ी गई थी। इसी घटना को कालकोठरी या ब्लैक होल की घटना कहते हैं। आधुनिक इतिहासकार इसे इसलिए झूठ कहते हैं कि इसका उल्लेख न तो क्लाइव ने किया है और न उस समय सियर उल मुतखरीन के लेखक गुलाम हुसैन ने किया है। एक राइटर इतिहासकार हैं J.H. लिटिल। इनका एक स्टेटमेंट है कि हॉलवेल और उसके सहयोगियों ने इस झूठी घटना का अनुमोदन किया था और इस मन गढ़ंत कथा को रचने का षड्यंत्र किया था। ये उन्होंने अपने शोध के आधार पर दिया है। और 20 जून 1756 और 21 जून 1756 की यह एक दिन इतिहास में कालकोठरी के नाम से जाना जाता है। 1756 जून तक सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों के काल बनकर के बंगाल में शासक बने रहे, अर्थात उन्होंने अपनी नवाबी जून 1756 तक बनाए रखा। इसके बाद अलीनगर की संधि संपन्न होगी, जिसमें क्लाइव और वाटसन का आगमन होता है और प्लासी युद्ध की रणनीति तैयार होती है, जो उसे हम अपने अगले खंड में रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।